तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे PSIR। ठीक है। बेसिक चीज़ें आप जानते ही हो, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ना, जो हमारा PSIR का जो पेपर वन है ना, जिसके अंदर मेजरली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दे रखे हैं, उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बढ़िया हैं ये वाले, मेरे वाले, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो हम बुक से देख भी लेंगे और सोर्सेज तो आपको पता ही है कि बाकी बुक मत पढ़ना, क्योंकि उनसे कंबाइन करके ही मैंने सारे के सारे सोर्सेज वो हैं। चाहे वो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हों या फिर बेस्ट तो यही होते हैं वैसे ना, शुभ्रा रंजन सब लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर रिलाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नोट्स कोई भी फॉर्म में नहीं देने हैं। और दूसरा आपके पास PDF है ओनली आई के मटेरियल की लेटेस्ट वाले, वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। 4 बुकलेट्स हैं जिसके अंदर आपके चारों के चारों जो 2 पेपर के जो 4 पार्ट्स हैं वो कवर्ड हैं। ठीक है। लेकिन आपको बुक फॉर्म वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदर जो स्टफ है, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है, वो हमारे करंट अफेयर की रेगुलर मैगजीन्स में कवर हो ही जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो हम बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पार्ट जैसे हो सके आप बिल्कुल मेंस की क्लासेस के अंदर ना अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप अलग से जो आपके पास या आपने कभी नोट्स बनाए हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊँ वो बना लो। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ कहूँगा, क्लासेस अब से मैं यहीं पर आपको इतना कुछ बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। आपको अलग से जो भी आपको स्टफ है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आराम से उसके लिए टाइम निकालो बिना इसकी तरफ देखे। जब आपके बाद में मैं टेस्ट लेने लगूँ, जब आप किसी चीज़ से फ्री हो जाओ, या फिर मई में जब गर्मियों की छुट्टी आएंगी, तब हम देख लेंगे इन चीज़ को दोबारा कि मुझे किन किन चीज़ों का टेस्ट लेना है। अब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले आज की डिस्कशन करते हैं हम लोग कि स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले टर्म्स को तोड़ तोड़ के देखते हैं। ठीक है। वेस्टर्न का क्या मतलब है, पॉलिटिकल का क्या मतलब है, और कंबाइंड तरीके से पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब है। ठीक है जी। ओके। तो वेस्टर्न का क्या मतलब है, कशिश, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशली। अब आपकी नॉलेज इतनी हो गई है कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट वर्ड को लेकर, नेटो सीएटो सेंटो वगैरह को लेकर, अब आपको आज का ये लेक्चर बहुत आराम से समझ में आएगा, जो हो सकता है जब हमने पहले करा था तब इतने आसानी से समझ में ना आया हो। आज की क्लास आपके लिए मक्खन है। ठीक है। लेकिन इसका ये भी नहीं है कि पलथी मारकर आराम से हैंड फोल्ड करके बैठ गए, हाँ बोलो। ठीक है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे रखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न वर्ड की। जो वेस्टर्न जो टर्म है ना, ये अक्सर एसोसिएट करी जाती है वेस्टर्न नेशन से। हम लोग यही सोचते हैं कि वेस्टर्न वर्ड इज ऑफन एसोसिएटेड विद वेस्टर्न नेशंस। ठीक है। आज के टाइम में तो ये, अगर मैं बोलूं कंटेम्प्ररी टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स में, ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये चीज बिल्कुल ठीक है कि यस, वेस्टर्न टर्म इज एसोसिएटेड विद मतलब वेस्टर्न नेशंस। कंटेम्प्ररी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम 2022 में बैठे हैं, ये चीज बिल्कुल लागू होती है, सही लागू होती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि रात ही रात यही हो गया था कि जो कंट्रीज वेस्टर्न नेशंस हैं। भाई वेस्टर्न नेशन था क्या, बना कैसे, कौन होंगे वेस्टर्न कंट्रीज, कौन है ईस्टर्न कंट्रीज, क्या लोकेशन वाइज क्या डेवलपमेंट वाइज ये पैरामीटर है, या पावर वाइज ये पैरामीटर है क्या। और कोई कंट्री अगर वेस्टर्न कंट्री है तो क्या उसके ब्रैकेट में कोई और ऐड हो सकता है वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन में। कोई कंट्री अगर वेस्टर्न कंट्री नहीं है तो क्या कोई निकल कर बाहर जा सकता है उससे, क्या है पूरा माजरा, समझते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती चली गई है थ्रू वेरियस एजेस एंड स्टेजेस। ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, एक ही रात में डेफिनेशन बनकर नहीं आकी, इसको काफी ज्यादा टाइम लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियंट ग्रीस और रोम में क्या डेफिनेशन थी वेस्टर्न कंट्री की। ठीक है। मतलब आप ऐसा भी कह लो, मुझे ये वाली लाइन बोलनी नहीं चाहिए थी कि उधर क्या डेफिनेशन थी, आप ऐसे कह लो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है, इनिशियली वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न नेशंस कह लो, अगर इनकी जो डेफिनेशन है, इनिशियली वो इन दो रीजन्स के साथ एसोसिएटेड थी। एक आपका एंशियंट ग्रीस और दूसरा आपका एंशियंट रोम। ठीक है। आराम से समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ एक बारी। देखो, ये रहा एंशियंट ग्रीस का मैप। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कोशिश करता हूँ जूम करने की। ठीक है। ये रहा एंशियंट ग्रीस का मैप। और अगर पूरा ग्रीस और रोम का मैप देखना तो ये रहा, ये ज़्यादा बेटर मैप है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और भी है मैप्स तो काफ़ी सारे हैं,
लेकिन इतने से हमारा काम हो जाएगा, दिस इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। अगर जैसे ये वाला अगर मैं खोलूँ तो ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखा आपको, ये रहा रोम और ये रहा ग्रीस। एंशियंट टाइम की अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम पर ये डेफिनेशन की बात करें कि वेस्टर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले इसको विटनेस करा गया था एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम के अंदर। फर्स्ट मिलीनिया में, फर्स्ट मिलीनिया कितना होता है, क्या टाइम पीरियड होता है ये, कितना होता है फर्स्ट मिलीनिया? वेरी गुड, 0 से 1000 तक, एरा तक, ठीक है। तो ये जब बीसी तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलीनिया जो एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम थे, बेसिकली उनको बोला जाता था, थोड़ी बातें रिकॉल करने की कोशिश करना, क्रिश्चियन यूरोप, ठीक है, उनको क्रिश्चियन यूरोप बोला जाता था, और इसी के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड भी बोला जाता था, ठीक है। इनके साथ लगता जो एरिया था जो कि ईस्टर्न साइड पे था, उसको बोला जाता था नियर ईस्ट या ईस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता था। तो ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्रीज आती थी, आप समझ गए ना मेरा मतलब। शुरू शुरू में हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। शुरू शुरू में वेस्टर्न नेशंस की जो डेफिनेशन आती है, तो वो आती है एंशियंट के दो कंट्रीज में, एक आपका ग्रीस, दूसरा आपका रोम। क्यों आती है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना यहां पर बेसिकली क्रिश्चियनिटी जो है वो आकर फैली थी फर्स्ट मिलीनिया बीसी में, और जहां पर क्रिश्चियनिटी थी वहां पर उन कंट्रीज को टाइटल दिया गया दैट दीज नेशंस कैन बी कॉल्ड एज वेस्टर्न नेशंस। क्लियर हो गया मैं, है ना। अब इनके साथ लगता जो एरिया था, जहां पर आप कह सकते हो कि इसको आप पता है कैसे कह सकते हो, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये नॉन क्रिश्चियनिटी वाला एरिया था। शुरू शुरू में आपको याद होगा मैंने आप सबको बताया था कि जहां जहां क्रिश्चियनिटी आती जाती है, वैसे हम पढ़ेंगे भी अभी बस थोड़े 2-3 मिनट बाद, क्रिश्चियनिटी आती जाती है जहां जहां, जहां जहां क्रिश्चियनिटी का विस्तार स्प्रेडिंग होती रहती है। मान लीजिए क्रिश्चियनिटी का कॉमन पॉइंट है, शुरू में कॉमन पॉइंट क्या है, एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम। अब जहां जहां ये क्रिश्चियनिटी फैलती जाएगी, ये अपने साथ साथ जो वेस्टर्न नेशंस का जो बास्केट है, जो कैटेगरी है, जो ब्रैकेट है, उसको एक्सपेंड करती चली जाएगी। तो जहां क्रिश्चियनिटी नहीं है उसको कहा जा रहा है नियर ईस्ट या फिर ईस्टर्न वर्ल्ड। कौन कौन सी कंट्रीज है भाई ईस्टर्न वर्ल्ड में शामिल, एक इजिप्ट है, इसराइल है, बेबीलोनिया, पर्शिया और ऑटोमन, ये सब है, ठीक है। तो फर्स्ट मिलीनिया के टाइम पर वेस्टर्न वर्ल्ड अगर आपसे कोई पूछे, मोस्टली किसको रेफर बोला जाएगा, एंशियंट ग्रीस को बोला जाएगा और एंशियंट रोम को बोला जाएगा। रोम के अंदर भी स्पेसिफिकली इसकी कैपिटल को, जो कि है इटली, ठीक है। तो हमने पहला पैरामीटर जान लिया अभी तक का कि वेस्टर्न का जो मतलब है वो इवॉल्व होते हुए जो चला आ रहा है ना, तो वो जो इवॉल्व होते हुए चला आ रहा है, तो सबसे पहले हमने पैरामीटर देखा कि एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में कैसे इवॉल्व होता हुआ चला आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की कि यूरोपियन क्रिश्चियनिटी जो है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड, या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी यूरोपियन क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन के अंतर्गत, ठीक है। बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे, जहां जहां क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होती चली गई, जहां जहां क्रिश्चियनिटी फैलती हुई चली गई, तो वेस्टर्न उनको बोला जाने लगा वेस्टर्न रीजन्स या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न रीजन्स या वेस्टर्न वर्ल्ड उन रीजन के साथ एसोसिएट होने लगा ये टर्म जहां जहां एक तरीके से क्रिश्चियनिटी फैलती हुई चली गई, ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी उस टाइम पर ज्यादातर जो फैलना शुरू हुई, तो वर्ल्ड के अंदर वो हमें देखी यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर, तो उसको बोला जाने लगा यूरोपियन क्रिश्चियनिटी, ठीक है। यूरोपियन क्रिश्चियनिटी जो है, ये आप ऐसा कह लो कि यूरोप के जिन जिन कोनों के अंदर क्रिश्चियनिटी आती चली गई, वो बनते चले गए वेस्टर्न कंट्रीज। अब ये जो टाइम पीरियड था, दिस टाइम पीरियड वॉज फ्रॉम 4th to 14th सेंचुरी, ठीक है। अभी किन किन रीजन्स में विटनेस हुई, चलो ये देखते हैं। 4th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन क्रिश्चियनिटी या वेस्टर्न वर्ल्ड कह लो, एक ही बात है। सेकेंड स्टेज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, हम लोग डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों ने पढ़ा रोम, रोमन एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम, एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम। सेकंड स्टेज में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जहां जहां क्रिश्चियनिटी फैलती हुई चली गई, और हमने ये देखा क्रिश्चियनिटी मेजरली यूरोप में फैली, तो यूरोप के जिन जिन पार्ट्स में, मान लीजिए इतने
ये इतने हिस्से में जो मैंने डॉटेड हिस्सा बनाया, अगर इतने में फैली है क्रिश्चियनिटी, देन वो रीजन्स आ जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन के अंदर। तो देखते हैं, फोर्थ सेंचुरी से लेकर वो कह रहा है हमें 14 सेंचुरी तक ये होता रहा। तो फोर्थ सेंचुरी में कहा, फोर्थ सेंचुरी के अंदर जर्मेनिक रीजन्स में होता रहा। जर्मेनिक रीजन्स कौन से? जर्मनी और स्विट्जरलैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी आई, तो ये बन गए वेस्टर्न कंट्रीज की बास्केट के अंदर, ये कवर हो गए। फिफ्थ सेंचुरी के अंदर आइबेरिया, कौन सा रीजन था आइबेरिया का? स्पेन, पोर्चुगल। इसके अलावा आयरलैंड और फ्रांस, ये इनके अंदर क्रिश्चियनिटी आई, ये वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन के अंदर आ गए। ब्रिटेन, क्रिश्चियनिटी आई सिक्स सेंचुरी में इसकी कंट्री के अंदर, और वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन के कैटेगरी के अंदर कवर हो गया। सेवन सेंचुरी के अंदर नीदरलैंड में क्रिश्चियनिटी आती है, वेस्टर्न कंट्री बन गया। नाइन्थ सेंचुरी के अंदर बोहेमिया, चेक रिपब्लिक। कशिश याद है, कोल्ड वॉर के अंदर अभी रिसेंटली कवर करवाया था मैंने, चेकोस्लोवाकिया और आशिम अलंगिर था, 12th में याद होगा, है ना ये चीज़। बल्कान, बल्कान रिपब्लिक्स जो थे वो साइबेरिया, क्रोशिया और बल्गेरिया। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कशिश, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा तो बल्कान रिपब्लिक्स में ना उधम मच जाएगा, एक तरीके से तहलका मच जाएगा, ठीक है। लोगों का विश्वास उठ जाएगा कम्युनिस्ट सरकार से और वो गिरा देंगे, ठीक है, पढ़ाऊंगा उसके बारे में। 9th सेंचुरी में यहाँ पर आया और ये इन्होंने ये भी कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट क्या हो गए, कवर्ड हो गए उस बास्केट के अंदर जिनको बोला जाने लगा वेस्टर्न वर्ल्ड। 10th सेंचुरी, कीवान रूस। कीवान रूस कौन सा एरिया था? आज का रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है, या बेलारस भी बोलते हैं उसको, हिंदी में बेलारूस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड और हंगरी। फिर 12th सेंचुरी के अंदर स्कैंडिनेविया, डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन। और 14th सेंचुरी के अंदर फाइनली बाल्टिक रिपब्लिक्स, लैटविया, लिथुआनिया। वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूं तो बाल्टिक रिपब्लिक्स 3 होते हैं, जो कि कशिश आपको तो पढ़ने ही पड़ेंगे अभी सेकंड चैप्टर के अंदर। अलंकृता जरा इनका नाम लोगे जरा, आशिमा बताओगे जरा बाल्टिक रिपब्लिक्स कौन कौन से होते हैं कशिश को? हाँ, लैटविया, ये लैटविया और लिथुआनिया, ये जो दिख रहा है कशिश ये तो दिख ही रहा है। इसके अलावा एक कंट्री और होती है एस्टोनिया, ठीक है, ये चीज़ यहीं पर याद कर लेना कशिश, काम आ जाएगी अभी थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है, इसी हफ्ते काम आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे उसको। एस्टोनिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ठीक है, इसको लेल करके भी आप याद कर सकते हो, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ठीक है, यहाँ पर हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिमाग में ही आया होगा कि क्या ये सारा जो क्रोनोलॉजी है क्या ये याद करना है 4th सेंचुरी से लेकर वो करके? नहीं यार, स्टेजेस कभी ये लिखने को वैसे तो आती नहीं है। चलो मान लो कि यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन यूपीपीएससी जैसे टफ एग्जाम में अगर आ गई, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो आप क्या याद करना, हमेशा मैंने आपको बताया आप एक्सट्रीम्स को पकड़ा करो। 4th सेंचुरी का एक एग्जाम्पल दे देना और 14th सेंचुरी का एग्जाम्पल दे देना। और इंट्रोडक्शन में तो आप ये बताओगे ना कि 4 to 14th सेंचुरी के अंदर जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी आती चली गई यूरोप के अंदर, जो कि यूरोपियन क्रिश्चियनिटी वाले देश बन गए, वो बन गए वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, ऐसे करके बता देना। तो 4th सेंचुरी का बता देना, ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड वाला, डायरेक्टली फिर इस पे आ जाना 14th सेंचुरी, बेल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, सॉरी लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है। अभी तक हमने 2 स्टेजेस कवर कर लिए हैं जब हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज है कौन सी। तो अभी हमें ये देखने को पता लगा कि जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी शुरू शुरू में एंशिएंट ग्रीस और रोम फर्स्ट स्टेज, फिर जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी आती चली गई यूरोप के अंदर वो सेकंड स्टेज। अब देखते हैं थर्ड स्टेज कौन सी थी, वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन हम बनाते हैं। और ठीक है, जो कॉलोनियल और एक्सपेंशनिस्ट पावर थी ना, इनके साथ एसोसिएट करे जाने लगा ये टर्म, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में वेस्टर्न या वेस्टर्न नेशंस या वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। देखो, जैसे ही 15th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड जनरली यूरोपियन कंट्रीज को कहा जाने लगा। चाहे आप इस टाइम पर यूरोपियन वर्ल्ड कह लो या वेस्टर्न वर्ल्ड कह लो, इसलिए मैंने स्लैश करके स्लैश लिखा हुआ है, एक ही बात है। इनको डिफ्रेंशिएट करे जाने लगा पूरी दुनिया से, कि मतलब जो यूरोप का जो रीजन है जिसको हम लोग टर्म दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। क्यों अलग है? क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप जो कि वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन क्रिश्चियनिटी जहां जहां पर है, ये लोग बनना स्टार्ट हुए कोलोनाइजर्स कब्जा करने के लिए, ये पावर बनना स्टार्ट हुआ एक टाइम पे। आप इनको ऐसा कह सकते हो कि ये उस टाइम की वर्ल्ड की सुपर पावर्स बनना स्टार्ट हो गई। कौन सी कंट्रीज? वो सभी की सभी कंट्रीज जो कि यूरोप का पार्ट थी, लेकिन स्पेशल बात यह कि उन यूरोप के पार्ट के साथ साथ उन कंट्रीज के अंदर क्रिश्चियनिटी भी थी, ठीक है, वो बन गए कोलोनाइजर। अब ये पूरी दुनिया से अलग कैसे थे? यहां पर लिखा हुआ है देखो, दे वर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? क्योंकि दीज कोलोनाइजर्स
ये जो कॉलोनाइजर कंट्रीज थी क्रिश्चियनिटी वाले यूरोप की, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की उसकी डेफिनेशन के अंदर आ रही है, इन लोगों ने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करा। इन लोगों ने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करा। कॉलोनीज कहाँ कहाँ पे बनाई गई? कॉलोनीज का मतलब क्या है? छोटी छोटी जो कंट्रीज थी उन पे कब्जा करना स्टार्ट करा, उनके रिसोर्सेज को हड़पने के लिए, ठीक है, उनकी टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए, और उनसे एक तरीके से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये कंट्रीज मेजरली थी कौन सी, कौन इनके चंगुल में आकर फंस गई? तो वो कंट्रीज थी अफ्रीका की कंट्रीज, एशिया की कंट्रीज और अमेरिका की कंट्रीज। अमेरिका में जल्दी जब भी आए ऐसा ना, तो आप याद रखना यहाँ पर अक्सर बात होती है लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है ना, यहाँ पर बेसिकली हमेशा उसकी बात होती है। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसी को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। तो एक एशिया, एक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो 15th सेंचुरी के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड उनको कहा जाने लगा, किसको? जो कि थी, यहां पर देखिए, कॉलोनियल पावर्स और एक्सपेंशनिस्ट पावर्स। एक टर्म याद रखना, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा अच्छे से। जो मैं बार बार आपको ऊपर एक टर्म कह रहा था ना, कोलोनाइजर। कोलोनाइजर मतलब जो कब्जा करता है, या फिर इसकी जगह मैं टर्म यूज कर रहा था सुपर पावर। ये कंट्री क्या करेगी? जैसे मान लीजिए उस टाइम पे आप सब जानते हैं कहानी ग्रेट ब्रिटेन की, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सब कुछ हुआ, और जो कि मेन रोल प्ले कर रहा था, वर्ल्ड का लीडर था उस टाइम पे। तो ये कॉलोनाइजर क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी छोटी उस टाइम पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कंट्री पे कब्जा करना। फिर ये सोचते हैं यहाँ पर भी तो कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इन पे भी कब्जा कर लो। यहाँ पर भी तो कुछ कंट्रीज हैं, इन पे भी कब्जा कर लो। यहाँ पर भी तो कंट्रीज हैं, इन पे भी कब्जा कर लो। तो ये शुरू शुरू में ग्रेट ब्रिटेन होती इतनी सी पावर, ये कोई भी कंट्री, हम लोग एग्जाम्पल मारे ग्रेट ब्रिटेन का, एक कॉलोनाइजर पावर शुरू शुरू में होती इतनी सी है, लेकिन बाद में वो कॉलोनीज बनाते 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 उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि वो इतना बड़ा हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये जो मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, इसी को कहते हैं, कोलोनाइजर्स को इसलिए कहते हैं कभी कभार एक्सपेंशनिस्ट पावर्स। ये एक्सपेंड करते करते एक बबल बन जाती है, बहुत बड़ा बन जाती है। जैसे मतलब मान लो ब्रिटेन कितनी दूर कहां बैठा था यूरोप के अंदर, और कितनी दूर कहां रूल करने आया इंडिया के अंदर। ऐसे ही बड़ी सारी अफ्रीका की कंट्रीज थी, एशिया की कंट्रीज थी, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी। इन कंट्रीज ने करा क्या? ये बेसिकली मेजर पावर्स थी यूरोप की, और इन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करा पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, हम लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको फैक्ट है कि याद रखना है कि इस टाइम तक 18th और 19th सेंचुरी तक, इस टाइम भी नहीं, मतलब 18 टू 19th सेंचुरी तक जो कंट्रीज हैं, जैसे आज के टाइम में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आंख बंद करके आज हम लोग यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे याद रखना आप सब, इनको नहीं माना जाता था वेस्टर्न नेशन या वेस्टर्न वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं माना जाता था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर ताजुब की बात यह है कि इस तरीके की आज जो पावरफुल कंट्री जिनका वर्ल्ड प्रेजेंस है, जो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि यूएसए एक हेजिमन पावर है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस टाइम पर ये भी किसी ना किसी की कॉलोनीज थी, यूरोपियन नेशंस वगैरह की। और अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रखा था ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। और याद है कशिश, हमने पढ़ा था 1774 समथिंग, लाइक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1776 है ना, कोल्ड वॉर की उसमें, तो ये उसी से आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। क्योंकि टॉपिक में मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इन सारी कंट्रीज को 19th सेंचुरी तक आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए हम इनको वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेज की बात करते हैं। अब पहली स्टेज पे मैं फिर से बता देता हूँ, एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम वाली कंट्रीज। सेकंड स्टेज, जहाँ जहाँ क्रिश्चियनिटी आती चली गई। थर्ड स्टेज, वर्ल्ड में जो क्रिश्चियन यूरोप वाली जो कंट्रीज थी, जब वो कॉलोनाइजर्स बने और एक्सपेंसिव पावर बनी, उनको कहा जाने लगा वेस्टर्न कंट्रीज। अब फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, यूरोपियन अलाइन नेशंस। कहने का मतलब क्या है कि जो यूरोपियन क्रिश्चियनिटी वाले जो सुपर पावर्स हैं, अगर आप उनको बस अगर ज्वाइन करने के लिए मान जाओ, देन आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा दैट यू आर वेस्टर्न। जैसे 18 से 19 सेंचुरी के अंदर जो वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न नेशन या वेस्टर्न कंट्री की जो डेफिनेशन थी, इसको एक्सपेंड करा गया, ठीक है। एक्सपेंड कैसे हुई है डेफिनेशन? इस कैटेगरी के अंदर, जो कि वेस्टर्न कैटेगरी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड है क्या, इस कैटेगरी के अंदर बड़े सारे जो कॉलोनाइज नेशंस थे, जो अभी तक बंदी बने हुए थे, गुलाम बने हुए थे, वो आज़ाद हो गए, डीकॉलोनाइज हो गए।
आशिमा लंगर तो आपको पता ही है, और कशिश अब तो आपको भी पता है ना, ये वाली चीज मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि आप अगर इंडिपेंडेंस अगर गेन कर लो उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो सारी चीजें रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, कंटेम्प्रेरी अगर आप उससे रिलेट करके पढ़ो तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। अब क्योंकि इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तो इनकी जोग्राफिकल लोकेशन थी कहाँ पर? इनकी जोग्राफिकल लोकेशन मेजरली ऐसी कंट्रीज की अगर आप बात करो तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की ही तो बड़ी सारी कंट्रीज थी जो कि आज़ाद होती चली गई। कहने का मतलब है डीकोलोनाइज होती चली गई, कि वर्ड है, चाहे आज़ाद कह लो चाहे डीकोलोनाइज कह लो, इंडिपेंडेंस इनको मिलती चली गई। बाद में इन्होंने सोचा हम भी यार क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करेंगे, हम भी अपना पावर स्टेटस, जो पावर स्टेटस है उसको बढ़ाएंगे ताकि हम भी कॉलोनाइजर बन सकें। क्योंकि अभी आपने देखा ना थर्ड स्टेज क्या कहती है, भाई जो जो कॉलोनाइजर है वो है वेस्टर्न कंट्री। देखो थर्ड स्टेज, कॉलोनियल और एक्सपेंशन पावर, जो जो कॉलोनाइजर बनने की काबिल है वो आओ, वो अपने आप को कहो कि हम वेस्टर्न कंट्री हैं। जो कॉलोनीज हैं तुम बेटा गुलाम हो, तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो जब ये कंट्रीज आज़ाद हो गई, और कौन सी कंट्रीज आज़ाद हो गई? जो अपने ऊपर पड़ी थी। तो अब वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें समा गई? यूएसए भी अब इसका पार्ट हो गया, कनाडा भी अब इसका पार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी। और यही अगर आप इसको प्रीवियस स्टेज के अंदर देखो तो ये देखो, यहाँ पर हमने फैक्ट पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये शुरू शुरू में 19 सेंचुरी तक इनको नहीं कहा जा सकता था वेस्टर्न नेशन, क्योंकि ये उस टाइम पर इंडिपेंडेंस इन्होंने गेन नहीं करा था। लेकिन जब इस टाइम पे कर लिया तो ये बन गई ये कंट्रीज। ठीक है, तो 18 से 19 सेंचुरी में आप ये बोल सकते हो जब बड़ी सारी कॉलोनाइज कंट्रीज डीकॉलोनाइज हो गई, उनको आज़ादी मिल गई, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब ये जो नाम है कि कौन सी कंट्री, किसको बोल सकता हूँ वेस्टर्न कंट्री, वो यूरोपियन अलाइन नेशंस जो थे, जो कि यूरोप के जो ग्रेट पावर से, जैसे ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह, उनके साथ जब अलाइन अलाइन हो गए, तब वो चीज़, तब उनको भी वो स्टेटस मिल गया वेस्टर्न कंट्री का। बात करते हैं आगे सेकेंड लास्ट स्टेज की। फिर थोड़ी सी डेफिनेशन 2 सेंचुरी के बाद और बदली, अगली सेंचुरी में बदली, मतलब मिड 20 सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन फिर चेंज होती है। इस टाइम पर जो डेफिनेशन इमर्ज होकर स्टार्ट होना हुई, कशिश आपका मैटर, कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर। ठीक है, तो मिड 20 सेंचुरी में हुआ क्या, जो डेफिनेशन थी वेस्टर्न वर्ल्ड की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक हमने ऊपर ये वाली कोई भी बात नहीं करी है कि वेस्टर्न कंट्री की ब्रैकेट में आना, बास्केट में आना, कि अपने आप को ये कहलवाना कि आई एम वेस्टर्न कंट्री, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन गई मिड 20 सेंचुरी के अंदर। इट बिकेम स्पेशली प्रोमिनेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर अपने आप को वेस्टर्न कहे जाना और सामने वाली कंट्री को इस कैटेगरी से बाहर निकालना कि नहीं जी वो वेस्टर्न नहीं है, यहां पर रोल प्ले कर रहा था कि क्या आप डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री हो या फिर आप अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट कंट्रीज हो। डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री कैसे? पूरा का पूरा यूरोप या फिर नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री हो, या फिर अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट नेशन लाइक चाइना एंड यूएसएसआर हो। कहने का मतलब ये है, आशिमा लंगड़ता कशिश, 12th की क्लास में एक चीज सुनी होगी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। यूएसएसआर के पास कशिश, अलंकृता, आशिमा, ये बताओ क्या कम पावर थी? कम पावर थी क्या? नहीं ना, बायपोलर वर्ड तो शुरू शुरू में जब हम पढ़ते हैं कोल्ड वॉर में दो ही पावर थी ना, इसके पास भी तो पावर स्टेटस था, बायपोलर वर्ल्ड को बनाने वाला यूएसएसआर भी तो था। लेकिन सोचो जरा, और 15 कंट्रीज का रिपब्लिक, भाई सारी की सारी पावरफुल कंट्रीज, हेड इसका रशिया, लेकिन फिर भी इसको पता है वेस्टर्न कंट्री का दर्जा उस टाइम पे नहीं दिया गया कोल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि यहां पर जो चीज रोल प्ले कर रही थी दोस्तों, वो रोल प्ले कर रही थी आइडियोलॉजीज। ठीक है, कशिश जरा इनको नेम कर दो आइडियोलॉजीज। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या? डेमोक्रेसी, वेरी गुड। और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया कशिश, बताओ। ठीक है, ये चीज़ है, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, बस 12वीं तक जो पढ़ लो अच्छे से, सारी यूपीएससी सब हो जाता है। तो मिड 20 सेंचुरी तक जो दुनिया थी वो 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गई, वो स्ट्रेटिफाई हो गई। स्ट्रेटिफाई मतलब एक तरीके से होता है कैटेगराइजेशन, अगर नहीं मतलब जानते हो तो लिख लेना। इसका मतलब होता है कैटेगराइजेशन,
या फिर डिवीजन। मैंने टर्म्स वही यूज़ करी हैं। देखो मैं यहाँ पर ना इजी टर्म मैं ब्रैकेट में तो डाल देता हूँ, मैं बता भी दूंगा, इसलिए यूज़ नहीं करी है। देखो यार हमें थोड़ा सा सतर्क होकर खेलना है PSIR का गेम, क्योंकि दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर वी नीड टू हैव कमांड ओवर आवर लैंग्वेज एज वेल एज वी नीड टू गो डेप्थ इनटू द कंसेप्ट। तो यूज़ वही करनी पड़ेगी चीज़ें जो कि IR की लैंग्वेज या PSIR की लैंग्वेज होती है। ठीक है, खैर छोड़ो, वापस बात करते हैं। मिड 20th सेंचुरी के अंदर दुनिया जो थी वो डिवाइड हो गई तीन कैटेगरीज के अंदर, स्ट्रेटिफाई हो गई। देखो कितना ईजी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो नेटो अलाइंड नेशंस थे, जो कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का पार्ट थे, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट थे। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि USSR और उसके एलीज का पार्ट थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि नैम और अनअलाइंड नेशंस का पार्ट थे। आज बता दो कशिश, अगर आज कोई दिक्कत लगी हो इसमें, अब ये कितना इजी लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज वो मेंशन करना भूल गया है आशिमा, अलंकृता आप मुझे बता दो जरा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब ये कौन से अलायंसेस की बात हो रही है, जरा रिकॉल कर सकते हो अलंकृता, आशिमा? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अलायंस आप बताओ, सेकंड वर्ल्ड के आशिमा आप बताओ, अलंकृता बताना। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का अलायंस मतलब नेटो, और इसके अलावा कौन कौन से अलायंसेस? एक तो नेटो हो गया, फिर? फिर? नहीं, कशिश बताना। अलायंसेस, हाँ। फुल फॉर्म बताना जरा इनकी मुझे। ठीक है। एशियन, एशियन। हाँ, सेंटो के अंदर जो CEN है वो सेंट्रल वर्ड है, ठीक है। नेटो आया कब अलंकृता, क्या डेट है इसकी? नहीं, कशिश क्या डेट है इसकी? ठीक है। और शुरू शुरू में कितनी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करा था अलंकृता, नेटो को कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन करा था? कशिश बताना। 12। अलंकृता, नेटो का एम क्या था, क्या बोला था इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव या एम? हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड। अगर एक पे अटैक करा गया तो समझ जाना वो पूरे के पूरे 12 पे माना जाएगा। इसके रिटेलिएशन में आशिमा सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या बनाया? इसके रिटेलिएशन में कशिश, चलो आप बता दो, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या बनाया? जैसे अगर 1949 में नेटो बन गया से, वॉर्सो पैक्ट। अलंकृता डेट क्या है वॉर्सो पैक्ट की? नहीं कशिश क्या डेट है इसकी? कशिश क्या डेट है? 55। ठीक है। उसके बाद फिर बनता है नैम। अच्छा, नैम किन सरकमस्टांसेस में बना था अलंकृता, एनी आइडिया? अब थोड़ा सा एनालिसिस, जो हमने फैक्चुअल तो कवर कर ही लिया है, एनालिसिस बताना जरा। नैम किन सरकमस्टांसेस में बना था? ठीक है, एक साइड चूज करो। ठीक है, मैं मूवमेंट स्टार्ट। लेकिन लेकिन नैन कंट्रीज ठीक है स्टार्ट हुई थी, नैम की कंट्रीज का पार्ट थी कौन कशिश, ये चीज समझ में नहीं आती मुझे, बस समझा सकते हो? कि जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि ये एक सेकंड रुकना, सुनना पहले मेरी पूरी बात। कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज वाली, नेटो सीटो सेंटो वाली, ये पढ़ रहे हैं कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म आइडियोलॉजी वाली और वॉर्सोपैट वाली। तो ये कौन वाली, ये कहाँ से आ गई? पूरा वर्ल्ड तो उस टाइम पे डिवाइडेड था दो जोन्स के अंदर, तो ये कहाँ से आ गई बीच में से? अच्छा, फिर से बोलूँ? ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हमें समझ में आता है कि वो नेटो कंट्रीज हैं, USA और उसके एलीज जो हैं वो हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। USSR उसके जो एलीज हैं जिन्होंने वॉर्सो पैक्ट बना रखा है वो सेकंड वर्ल्ड कंट्री हैं। ठीक है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये जो नैम है, चले आ कहाँ से गए? वर्ल्ड तो उस टाइम पे डिवाइडेड था ना, बायपोलैरिटी थी ना कोल्ड वॉर के टाइम पे, USA और USSR के कैंप में बटा हुआ था। ये कहाँ से चली आई? ये नैम नेशंस कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए, कहाँ से पैदा कहाँ से हुए?
वेरी गुड, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, डी कॉलोनाइज कंट्रीज थी ना कशिश, क्या हो गया? नई नई डी कॉलोनाइज कंट्रीज थी, अभी तो पढ़ा है मैंने ऊपर भी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से। हाँ अलंकृता, मुझे एक डाउट क्लियर करो, आप बार बार बोल रहे हो कि इंडिया ने नाम बनाया, इंडिया ने नाम बनाया, भाई जो मैं रट कर आया हूँ उसमें तो ये नॉलेज नहीं है कि इंडिया ने नाम बनाया। इंडिया ने बनाया लेकिन इंडिया ने के। ठीक है, बता दो जरा उनके नाम, नेम की फाउंडिंग नेशंस। मैं कोई और कलर का पेन यूज़ करता हूँ। एक मिनट रुकना। इंडिया, तो इंडिया से कौन? ठीक है, उसके बाद और कौन? कौन है इंडोनेशिया से? कशिश, डॉक्टर सुकर्नो। उसके बाद और बताओ। साउथ अफ्रीका? अच्छा। नहीं, ये तो कंट्री, ये तो आप वो बता रहे हो, रीजन बता रहे हो, साउथ अफ्रीका कोई कंट्री थी नहीं इसमें। नहीं नहीं, अरे इसमें कोई कंट्री नहीं थी। देखिए मुझसे क्या कह रही, साउथ अफ्रीका कंट्री थी। वो आज भी है भाई। घाना, ऐसा बोलो ना, कोई डिफरेंस है कि नहीं है कि किसी भी कंट्री को, मतलब वो अफ्रीकन कंट्री तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। घाना, घाना से कौन, इसका प्यारा नाम क्या? वेरी गुड, देखो, कशिश को अपने बॉयफ्रेंड का नाम याद होना हो, इसका याद हो जाएगा, कौमी नक्रूमा। ठीक है। और उसके बाद यूगोस्लाविया। जोसेफ ब्रोस टीटो, वेरी गुड। जोसेफ ब्रोस टीटो। लास्ट, जल्दी। इजिप्ट, इजिप्ट से कौन? गमल अब्दिल, अब्दिल अब्दिल नसेर, नासिर। वेरी गुड, ब्रिलियंट यार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक बताना बहुत ज़रूरी थी। अच्छी बात है, आप सब जान गए। अच्छा, और लास्ट चीज़ बस मुझे ये बता दो इसके रिगार्डिंग कि जो नेटो बना वो 1949 में बना, मतलब ठीक है, हाँ, वॉर्सोपैट बना 1955 में बना। ये नैम कब बना? नैम कब बना? वाई नैम, वैन नैम, कब बना जी? 1956 में। देखो एक चीज़ क्लियर कर दे रहा चाहता हूँ कश्यप, उस दिन मैंने क्लास में भी आपको बताया था, कोल्ड वॉर वाली, ये एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। नैम का आइडिया आया था एक तरीके से, नैम नहीं हुआ यहाँ पर उस दिन। कशिश क्या करते हो यार? 19, हाँ बेलग्रेड यूगोस्लाविया वाली समिट 1961 है कि 2 है, क्या क्या डेट है उसकी? 61 है ना, बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ पर है? यूगोस्लाविया। अच्छा कशिश, जरा इन लोगों को अपडेट दोगे जरा कि लास्ट मीटिंग कब हुई है नैम की, या लेटेस्ट मीटिंग जिसको हम कहें? 2019 में अजरबैजान में हुई थी। ठीक है, और अजरबैजान में कहां पर हुई थी? इसका शहर बाकू, बाकू। उसके बाद क्या हुआ आशिमा अलंकृता? उसके बाद क्या हुआ कि ना, कोविड चल गया, तो 2020 और 21 में नहीं हो पाई इसकी मीटिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। अब 2023 में स्केड्यूल है। 2023 में कहां पर है कशिश स्केड्यूल? विकिपीडिया क्या बता रहा था? युगांडा। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कॉन्फ्रेंस हो भी तो सकती थी, 21 में हो सकती थी, समथिंग लाइक 22 में भी हो सकती थी। देखो, होने को तो हो सकती थी, और इस साल क्या पता हो भी, मतलब कुछ नहीं पता। लेकिन नैम आपको पता है ना कितनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती नैम को। माजरा सारा ये है। ठीक है, तो अगर हम इसको, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो स्टेज थी, हमने बहुत सारी बातें करी और आप लोगों को नॉलेज अच्छी खासी रिटेन है, अच्छी बात है कि जीएस की नॉलेज आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, काम तो आएगी डेफिनेटली, इसको और पॉलिश करना। सो ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इट वॉज जनरली एसोसिएटेड विद, अगर मैं कहूँ वेस्टर्न कंट्री कौन कौन सी रहती हैं, आप उनको चाहे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कह लो, नेटो अलाइंड नेशंस कह लो, या डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज कह लो, डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म, मतलब आइडियोलॉजी बेस वाली कंट्रीज कह लो। और ऐसी कंट्रीज कौन सी थी? वेस्ट यूरोप की कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज। ठीक है।
अब बात करते हैं करंट डेफिनेशन क्या है वेस्टर्न वर्ल्ड की। अगर मतलब मुझे अगर आज जानना है कि आज के टाइम में मैं किसे कहूँ, करंट सिनेरियो के अंदर वेस्टर्न कंट्री को किसे कहूँ, ठीक है। हम लोग इतना तो सीखे कि कोल्ड वॉर के टाइम था। अब कोल्ड वॉर का टाइम कोई बहुत पुराना तो है नहीं, ये सब हम पढ़ते ही हैं और हमने सुना भी है इसके बारे में, अच्छी खासी हमें नॉलेज भी है। इसका मतलब आज के टाइम में जो वेस्टर्न कंट्री की जो डेफिनेशन है या वेस्टर्न वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है, वो कोल्ड वॉर की डेफिनेशन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूसेज जो कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री के रिगार्डिंग आज के टाइम करते हैं ना, वो कोल्ड वॉर एरा की डेफिनेशन ही यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, कोल्ड वॉर एरा की डेफिनेशन यूज करते हैं। इसका मतलब आज के टाइम में जो मॉडर्न अलाइनमेंट्स है ना, मॉडर्न अलाइनमेंट्स कैसे, कि जो उस टाइम पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज थी, जो उनके ग्रुप्स थे जैसे, या जो उनकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेसी, ग्रुप्स जैसे नेटो और रीजन जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी वाला फंडा खत्म हो गया, लेकिन यहां पर ग्रुपिज्म, एक तरीके से जो अलायंसेस सिस्टम था, एक तरीके से जो आइडियोलॉजिकल वाले अलाय हैं, जो कंट्रीज हैं, जो दोस्त हैं, जो कोल्ड वॉर के टाइम पर मतलब जो सेम चलता था, वही कुछ नई बात तो है नहीं, वही आज के टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड करंट कंटेक्स्ट में किसको रेफर करती है, कौन कौन आप बोल सकते हो, यूएसए है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर सोवियत स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट यार, इंक्लूडिंग फॉर्मर सोवियत स्टेट के 15 कंट्रीज, इनमें से बस रशिया को निकाल दो, रशिया नहीं है वेस्टर्न कंट्री के डेफिनेशन के अंदर। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ अलंकृत था, क्या रशिया की हैसियत ज्यादा थी या उन 14 यूएसएसआर के कंट्रीज की हैसियत ज्यादा थी, बताओ। आज भी रशिया की आज भी ज्यादा है। लेकिन कशिश, फिर वो छोटी छोटी माचिस की तीली जैसी कंट्रीज जिनकी कोई औकात नहीं, रशिया के बिना हैसियत नहीं, उससे जब डिसइंटीग्रेट हुए आज के टाइम में, वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, जबकि रशिया नहीं आता। क्यों? यहां पर बात किसकी है, पूरा का पूरा माजरा क्या है, क्या डेवलपमेंट का माजरा है यहां पर, क्या इन्वेंशन इनोवेशन का माजरा है यहां पर? यहां पर बात है मेन आइडियोलॉजी, ठीक है। और इसके इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक्स थे, एक्सेप्ट रशिया, दे एग्रीड विद द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड अलंकृता एंड डेमोक्रेसी। वेरी गुड, मैं बोलने वाला था, इसको वैसे पूरा बोला जाता है लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यहां पर एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है देखते हैं। जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया और रशिया, इनको एक्सक्लूड करा गया है वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन से। दो रीजंस दिए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं हमें और रशिया को वेस्टर्न वर्ल्ड के डेफिनेशन से एक्सक्लूड करने के लिए दो रीजन देते हैं। कहते हैं भाई साहब, एक तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं। इस पहला मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 दूं, एग्री करोगे इससे कि जो कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज की डेफिनेशन क्या आ रही है, सबकी सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया और रशिया से आगे है? बताओ, सारी की सारी, ए टू जेड, पूरे के पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, बताओ। नहीं ना। यहां पर लेकिन जो मेन है ना, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, वो ये वाला नंबर 1 फैक्टर नहीं, नंबर 2 फैक्टर अलाइनमेंट की बात है। यहां पर बात है कि अगर आज के टाइम में हम खुलकर बोलते हैं सामने कि वी आर अलाई ऑफ यूएसए एंड हमें नेटो से सिंपति है, हमें कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसकी आइडियोलॉजी पसंद है, हम रातों रात 1 मिनट के अंदर वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। ये चीज़ है। यहाँ पर कई लोग आप समझ गए, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि अगर जैसे ये वर्ल्ड है, तो ये जो वर्ल्ड का वर्ल्ड का ये वाला जो कोना है, ये वाला, हमें तो ऐसे ही लगता था कि ये चीज़ जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्री है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये डेवलप्ड है थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड वाले जो हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्री। लेकिन आज आप पूरे तरीके से सीखा कि वेस्टर्न कंट्री की डेफिनेशन कुछ और होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से पीएसआईआर को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।